शिलालेख इंस्क्रिप्शन। सिक्कों की तुलना में शिलालेख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन को पुरालेख एपिग्राफी कहा जाता है और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। मुहरों, पत्थर के खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के पट्टों, ईंटों या छवियों पर ये अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर पर अभिलेख दर्ज किए गए थे। हालांकि क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों में इस प्रयोजन के लिए तांबे की पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी पत्थर पर शिलालेख का उत्कीर्णन दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जारी रहा। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों की दीवारों पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया था। उत्कीर्ण लेखों के माध्यम के रूप में संस्कृत 2री शताब्दी ईस्वी में अपनाई गई और इसका व्यापक इस्तेमाल 4वीं और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन प्राकृत का इस्तेमाल फिर भी चलन में था। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अधिकांश शिलालेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कॉपस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम कहा जाता है, लेकिन गुप्त काल के बाद के शिलालेख इस तरह व्यवस्थित रूप से बहुत कम संकलित पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मामले में शिलालेखों की भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 अभिलेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण भारत में हैं। हड़प्पा के शिलालेख, जिसे आज भी समझने की जरूरत है, ऐसा लगता है कि इन्हें चित्रलिपि में लिखा गया है, जिसमें चित्रों के रूप में विचारों और वस्तुओं को अभिव्यक्त किया गया था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी उत्कीर्ण हुए हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक और आर्मेइक लिपियों का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी मुख्य लिपि बनी रही। ब्राह्मी लिपि एवं उसकी भिन्नताओं में महारत हासिल किया हुआ कोई भी पुरातत्ववेत्ता 7वीं शताब्दी तक के भारतीय शिलालेखों को है आसानी से समझ सकता है, लेकिन बाद के दिनों में यह भी पता चला कि इस लिपि में क्षेत्रीय विविधता बहुत है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में पाई गई हड़प्पा की मुहरों के शिलालेख को कुछ विद्वान प्रतीकात्मक मानते हैं। भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया। इनका संबंध ईसा पूर्व 6ठी-5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। वे प्राचीन इंडो ईरानियन और सेमेटिक भाषा की कीलाकार कुनेफॉर्म लिपि में भी दिखाई देते हैं। इनमें हिंदू या सिंधु क्षेत्र में ईरान की विजय का वर्णन है। जाहिर है भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक स्तंभ मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपारा नामक स्थान पर। इन शिलालेखों को वे दिल्ली ले आए और अपने साम्राज्य के विद्वानों से इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा, लेकिन वे विद्वान इसे पढ़ने में विफल रहे। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना ब्रिटिशों को भी करना पड़ा, जब उन्होंने 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में अशोक के शिलालेखों की खोज की। इन शिलालेखों में लिखे हुए को पहली बार सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिलालेख हैं। उनमें से कुछ शाही आदेश के रूप में हैं, कुछ सामान्य लोगों को सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में तो शाही निर्णय के रूप में। अशोक के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। दूसरे शिलालेखों में बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव जैसे धर्मानुयायियों की उपासनाओं जैसी बातें हैं। ये सब भक्ति के स्मारक के रूप में स्तंभों, पत्थरों, मंदिरों या चित्रों में दिखाई देते हैं, जबकि अन्य प्रकार के शिलालेख राजाओं और विजेताओं के गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी पराजय या कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। हमारे पास दान कर्म के ढेर सारे रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज हैं, जो विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दर्ज किए जाते थे। पैसे, मवेशियों, भूमि आदि का दान न केवल राजाओं और राजकुमारों द्वारा होता था, बल्कि कारीगरों और व्यापारियों द्वारा भी होता था। प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था और प्रशासन संबंधी अध्ययन के लिए मुख्य रूप से उस दौर के प्रमुखों और राजकुमारों द्वारा बनाए गए भूमि अनुदानों के दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं।
ये ज्यादातर तांबे की बनी पर्चेनुमा चद्दरों पर उत्कीर्ण थे। वे भिक्षुओं, पुजारियों, मंदिरों, मठों, जागीरदारों और अधिकारियों को अनुदान स्वरूप प्रदत्त भूमि, राजस्व और गांवों के दस्तावेज हैं। वे सभी भाषाओं में लिखे गए थे, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शामिल थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।